Hello everyone. In the previous topic, we have discussed the concept of single phase transmission line, and in that topic, we have observed the power factor, how the reactive power transfer from the inductive to capacitive, and from the real power from source to load side. Okay. And last topic I have discussed voltage regulation. Now today we have to observe effect of load power factor on voltage regulation. ओके. एज्यूम सोर्स ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है. ट्रांसमिशन लाइन आपके सॉरी ट्रांसमिशन लाइन आपके 3 टाइप्स के होते हैं: शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है. तो ये हम नेक्स्ट आपके 3rd या 4th यूनिट में हम ऑब्जर्व करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. यहाँ पे हम एज्यूम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करते हैं फॉर द इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑन वोल्टेज रेगुलेशन. तो फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में इसमें आपके कैपेसिटर्स एंड कंडक्टेंस होता है, वो नेग्लेक्ट करते हैं. ठीक है. तो नाउ वी ऑब्जर्व फॉर लैगिंग लोड, ये आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन RNJLX, और ये आपका लोड लैगिंग लोड है. ठीक है. तो लैगिंग लोड है, लोड आपका RNXL है और ट्रांसमिशन लाइन RJXL है. तो यहाँ पे KVL आप लगाएंगे. VS इक्वल टू क्या होगा? ठीक है. यहाँ से KVL लगाइए. VS माइनस IS IR माइनस IXL, ओके, प्लस VR. तो VS इक्वल टू VR प्लस RIR प्लस JIRXL, क्योंकि IR और IS इक्वल हैं. तो VR प्लस IR R प्लस JXL, तो VR प्लस IRZ होगा. इसको अगर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर से कंपेयर करें, VS इक्वल टू, तो ABCD पैरामीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे VS इक्वल टू VR प्लस IRZ है. ठीक है. तो यहाँ पे A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू Z. इसी प्रकार IS इक्वल टू IR है, तो यानी C की वैल्यू 0, D की वैल्यू 1. ठीक है. तो ABCD पैरामीटर क्या होगा? A इक्वल टू D इक्वल टू 1, ABCD, AD equal to 1, B equal to Z, C equal to 0. And for the symmetry, A equal to D होता है, और for reciprocal network AD minus BC equal to 1. तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? VS माइनस VR डिवाइड बाई VR इंटू 100. अगर हम ट्रांसमिशन इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी क्या होगा? रियल पावर डिवाइड बाई सेंडिंग इन पावर इंटू 100, यानी आउटपुट पावर डिवाइड बाई सेंडिंग पावर क्या है? रियल पावर प्लस लॉसेस इंटू 100. PL क्या है? आपके ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस. तो इफिशियंसी का फॉर्मूला ये हो गया. यहाँ पे अगर सिंगल फेज लाइन है तो I स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि लॉसेस क्या होता है? I स्क्वायर इंटू आर. 3 फेज है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. कैलकुलेशन फॉर IR, अगर IR आपको कैलकुलेट करना है अप्लीकेबल फॉर ऑल लाइन्स. सिंगल फेज लोड है तो रियल पावर क्या होता है? VR IR इंटू कॉस फाई. यहाँ से आप IR कैलकुलेट कर सकते हैं. 3 फेज लोड रहेगा तो IR इक्वल टू PR डिवाइड बाई √3 VR इंटू कॉस फाई. ठीक है. क्योंकि रियल पावर क्या होगा? √3 VL IL कॉस फाई होता है. ठीक है. तो ये आप ध्यान रखेंगे. अगर हम फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर भी देखा था पिछले सेमेस्टर में, आपने लोड वोल्टेज रेगुलेशन देखा था. तो फेजर डायग्राम ये हो गया. VR हमने यहाँ पे IR आपका लैगिंग लोड है, तो हमने φR से लैग करा दिया. तो IR केस में होगा, IR इसी सेम फेज में होगा, प्लस JIRXL, और ये कितना देगा? VS. तो IR इक्वल टू IS है, और ये VS और IS के बीच में कितना एंगल होगा? φS. तो यहाँ पे VS ग्रेटर देन VR है. दिस इज योर फॉर लैगिंग लोड. नाउ कम टू द लीडिंग लोड, यानी इट रिप्रेजेंट ए लीडिंग लोड, यहाँ पे RNC. तो दिस इज योर रेफरेंस VR. तो लीडिंग लोड है तो हमने IR इसीलिए लीड करा दिया. इस वाले केस में हमने IR लीड करा दिया. तो IR है तो जो IR इंटू R ड्रॉप होगा, ये IR के रेस्पेक्ट में सेम फेज में होगा, तो IR इंटू R प्लस JIRXL. तो यहाँ पे VS होगा. एक केस हमने और लिया है, VR प्लस IR प्लस JIRXL. तो यहाँ पे VS ये होगा.
दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आई आर वी एस से लीड कर रहा है, इस केस में आई आर जो है वी एस से लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका अच्छा होता है, ये आपका बैड होता है, ठीक है। यानी ये आपका आई आर जो है ये आपका सिंपली वी एस से लीड करना चाहिए फॉर लीडिंग लोड, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, वी एस माइनस वी आर अपान वी आर इंटू 100 विथ लैगिंग लोड। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सेंडिंग इन वोल्टेज ग्रेटर देन रिसीविंग इन वोल्टेज। तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स विथ लैगिंग लोड। ये हमने ट्रांसफार्मर में देखा था कि पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स विद द लैगिंग लोड। अगर हमें जीरो और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए, इट इज अकर्स इन लीडिंग लोड बिकॉज वी एस इक्वल टू वी आर हो सकता है और वी एस लेस देन वी आर हो सकता है, ठीक है। अब हम जनरल टर्म यूज करते हैं लैगिंग लोड के लिए, ठीक है। अभी तक हमने वी आर को रेफरेंस लिया था, इस केस में हम आई आर को रेफरेंस लेंगे। तो सपोज दैट वी आर आपका ये है, आई आर हमने लैग करा दिया। नाउ इन दिस केस आई आर इज योर रेफरेंस लाइन। तो वी आर प्लस आई आर इंटू आर प्लस आई आर जे एक्सएल और ये आपका वी एस होगा। तो वी एस और आई आर के बीच में एंगल फाई एस। और अगर हम इस मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये अगर फाई आर है तो ये कितना होगा, वी आर साइन फाई आर, ठीक है। और अगर ये वैल्यू अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो वी आर कॉस फाई आर और ये वैल्यू कितना होगा, आई आर इंटू आर। तो वी एस स्क्वायर क्या होगा, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पे वी एस स्क्वायर हम क्या लिखते हैं, वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर, यानी एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से इस फॉर्म में आप देख सकते हैं डायग्राम में वी एस का स्क्वायर किसके बराबर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कितना है, वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे ये कितना है, वी आर साइन फाई आर प्लस आई आर एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको अरेंज कर दीजिए, यानी ओपन कर दीजिए। यहाँ पे आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का जो ड्राफ है, यानी ये दोनों ड्राफ हैं, ये किससे कम है, हम यहाँ पे यानी ये जो ड्रॉप है आई आर स्क्वायर और आई एक्सएल स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आपका वी आर स्क्वायर से कम है, ठीक है। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड सॉल्व। यहाँ पे एक एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एस के पावर 1/2, इसका एक्सपोनेंशियल क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम से 1 प्लस x/2। यूज दिस फार्मूला। तो वी एस इक्वल टू वी आर 1 प्लस 2IR/2 वी आर कॉस फाई आर प्लस एक्सएल साइन फाई आर। अरेंज दिस। तो वी एस माइनस वी आर इक्वल टू क्या होगा, आई आर कॉस फाई आर प्लस एक्सएल साइन फाई आर। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वी एस माइनस वी आर डिवाइड बाई वी आर। तो यहाँ से ये आपका जनरल इक्वेशन है फॉर एनी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। दैट मीन्स शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन दैट इज एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, कुछ भी हो वोल्टेज रेगुलेशन आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। आई आर कॉस फाई आर प्लस एक्सएल साइन फाई आर डिवाइड बाई वी आर इंटू 100, दिस इज योर फॉर लैगिंग लोड। अब नाउ वी ऑब्जर्व मैक्सिमम रेगुलेशन, ठीक है। मैक्सिमम रेगुलेशन के लिए जो न्यूमिनेटर पार्ट है इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू फाई आर। तो यहाँ पे माइनस आई आर साइन फाई आर प्लस एक्सएल कॉस फाई आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से टेन फाई आर क्या हो गया, एक्सएल बाई आर। दैट मीन्स ये आपका लोड का जो फाई आर है, टेन फाई आर, लोड का जो पावर फैक्टर एंगल है फाई आर, ये कितना है, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन। और आपका जो ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने की बात है कि आपके एक ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन के इम्पिडेंस होगा, एक पावर फैक्टर लोड का इम्पिडेंस होगा। ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस है तो इसको सिंपली हम आर प्लस जे एक्सएल और उसका जो इम्पिडेंस और एंगल होगा जेड और थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आर एक्सएल थीटा जेड और थीटा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा क्या हो गया, एक्सएल बाई आर। तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, ओके। और नेक्स्ट अगर पावर फैक्टर की बात करेंगे
तो फाई आर क्या आ रहा है, tan इनवर्स एक्सल बाई आर। यहाँ से देखिए tan इनवर्स एक्सल बाई आर, यहाँ पे tan इनवर्स एक्सल बाई आर, यानी फॉर कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन थीटा एफ इक्वल टू फाई आर है। तो इसलिए पावर फैक्टर ऑफ लैगिंग लोड क्या है, कॉस फाई आर इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू आर बाई जेड। यहाँ से अगर इस वाले इक्वेशन से कॉस थीटा निकालें क्या होगा, आधार बट्टे हाइपोटेनस, तो आर बाई जेड। तो ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन। नाउ कम टू द लीडिंग लोड, दैट मीन्स करंट इज लीडिंग फ्रॉम द वी आर। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो अब फॉर्म इक्वेशन था, यहाँ पे आर कॉस फाई आर प्लस एक्सल साइन फाई आर था, निगेटिव लीडिंग लोड होगा, तो यहाँ पे निगेटिव यूज कर लेंगे, दिस एक्ट एज ए लीडिंग लोड। तो कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स इन द लीडिंग लोड, तो न्यूमरेटर पार्ट को इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो फाई आर क्या होगा, tan इनवर्स आर बाई एक्सल, इट इज अपोजिट ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या था, tan इनवर्स एक्सल बाई आर, या फाई आर क्या था, tan इनवर्स एक्सल बाई आर, लेकिन यहाँ पे आर बाई एक्सल है, यानी फाई आर और जो पाई बाई थीटा में जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, यानी फाई आर इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। इस केस में पावर फैक्टर ऑफ लीडिंग लोड क्या होगा, cos फाई आर इक्वल टू साइन थीटा होगा, ठीक है। इस केस में क्या था, cos थीटा, cos फाई आर इक्वल टू cos थीटा था आर बाई जेड। यहाँ पे लीडिंग लोड में क्या होगा, cos फाई आर इक्वल टू साइन थीटा, यानी एक्सल बाई जेड। ओके, now till now we have discussed the concept of single phase transmission line, ठीक है। now come to the topic three phase transmission line. तो as we already discussed in instantaneous power for the single phase transmission system, now come to the for three phase transmission system. तो अगर हम थ्री फेज सिस्टम है तो वहाँ पे फेज आर वाई बी होंगे या फेज ए बी सी होगा। तो फेज के लिए वी ए क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी, वी बी कितना होगा 120 डिग्री अपार्ट, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, वी सी कितना होगा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 या प्लस 120 डिग्री। तो करंट कितना होगा, अगर हम लैगिंग लें तो इसके रिस्पेक्ट में फाई एंगल सब्ट्रैक्ट पीछे कर देंगे, तो आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस 120 डिग्री, ठीक है। अगर हम टोटल ट्रांसमिशन पावर निकालना चाहें, ट्रांसमिटेड पावर, तो इन सब का सम होगा, ठीक है। तो यानी ईच इंडिविजुअल फेज का सम, तो यानी इन इंस्टेंटेनियस पावर फॉर थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा, फेज ए का पावर, फेज बी का पावर, फेज सी का पावर, तीनों का सम, वी ए आई ए प्लस वी बी आई बी प्लस वी सी आई सी। पुट द वैल्यू ऑफ इन दिस इक्वेशन और सॉल्व दिस एंड सिंप्लीफाई, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 वी आई कॉस फाई। ओके, आपको याद होगा सिंगल फेज ट्रांसमिशन पावर में जब हमने इन इंस्टेंटेनियस पावर यूज किया था, वहाँ पे रियल पावर और रिएक्टिव पावर टर्म आ रहा था, लेकिन यहाँ पे थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 वी आई कॉस फाई आ रहा है, ठीक है, इन इंस्टेंटेनियस पावर। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी रिएक्टिव पावर पार्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका थ्री फेज सिस्टम में रिएक्टिव पावर पार्ट जीरो होता है, रिएक्टिव पावर पार्ट जीरो होता है लेकिन समेसन जीरो होता है, ठीक है। इंडिविजुअली रिएक्टिव पावर सिंगल फेज यानी ए बी फेज ए, फेज बी, फेज सी में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं आप लोग। दैट मीन्स सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन में आपने देखा होगा कि वहाँ पे पी एन क्यू ऑप्शन आ रहा था, वी आई कॉस फाई, वी आई साइन फाई। बट इन केस ऑफ थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 वी आई कॉस फाई आ रहा है, यानी थ्री फेज इन इंस्टेंटेनियस पावर जो आ रहा है वो आपका रियल पावर आ रहा है, रिएक्टिव पावर आपका टर्म जीरो है। रिएक्टिव पावर जीरो का मीन्स आपका समेसन ऑफ द थ्री फेज पावर फॉर रिएक्टिव पावर इज जीरो, नॉट इंडिविजुअल फॉर थ्री फेज। दैट मीन्स अगर हम इंडिविजुअल फेज ए, फेज बी, फेज सी की बात करेंगे फॉर थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन, आपका रिएक्टिव पावर जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर समेसन की बात करें, अगर हम समेसन ऑफ थ्री फेज रिएक्टिव पावर की बात करेंगे तब आपका जीरो होगा। ओके, तो दीज आर पॉइंट आर डिस्कस इन दिस पैराग्राफ, यू हैव टू रीड एंड पॉइंट क्लियर। नाउ कम टू द कॉम्प्लेक्स पावर, ठीक है। तो कंसिडर ए सिंगल फेज नेटवर्क V इक्वल टू मॉड V ई के पावर जे अल्फा, I इक्वल टू मॉड I ई के पावर जे बीटा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा क्या है, एंगल विच आर सबटेंड एट द रेफरेंस एंगल। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, यह अभी हमने पीछे एक न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था। कॉम्प्लेक्स पावर S इक्वल टू
वी आई कॉन्जुगेट, करंट का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो पुट द वैल्यू इन दिस एंड करंट का कॉन्जुगेट यानी माइनस बीटा लेंगे। वी आई एक पावर जे अल्फा माइनस बीटा, तो वी आई कॉस अल्फा माइनस रियल पावर अगर हम फाइंड आउट करना है तो इस वाले में कॉस ऑन साइन से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो वी आई कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस जे वी आई साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा इज द फेज एंगल बिटवीन द फेजर वी एंड फेजर आई एंड नॉर्मली डिनोटेड बाई फाई, तो यस इक्वल टू वी आई कॉस फाई प्लस जे वी आई साइन फाई। यही हमने पिछले टर्न पे देखा था एक न्यूमेरिकल में कि अगर कॉम्प्लेक्स पावर चाहिए करंट का कॉन्जुगेट कर दीजिए, कॉन्जुगेट करने के बाद एक कॉस फाई ले लेंगे उस तो आपका रियल पावर मिल जाएगा, साइन फाई ले लेंगे तो रिएक्टिव पावर मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी एस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पावर, इट इज रिप्रेजेंट इन द अपरेंट पावर, ठीक है, या वोल्ट एम्पियर। अगर हम किलो वोल्ट मेगा में बात करें तो के वी आर एम वी ए, इट रिप्रेजेंट द रेटिंग ऑफ द जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे आपका रियल पावर है, इट रिप्रेजेंट इन वाट या किलो वाट, यानी that means capital P, it represents in watt, kilowatt, megawatt, okay, and it represents reactive power, it represents in kVAR, MVAR, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, इट इज रिप्रेजेंट इन दिस इक्वेशन इन दिस यूनिट, ओके। यहाँ पे P प्लस जे क्यू, यहाँ पे प्लस मीन्स रिप्रेजेंट करता है कि आपका इंडक्टिव लोड है, और S इक्वल टू P माइनस जे क्यू, इट रिप्रेजेंट द कैपेसिटिव लोड, ओके, दीज आर द पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक का लोड कैरेक्टरिस्टिक। लोड कैरेक्टरिस्टिक मीन्स in a power system, load are categorized in the three different parts. First one is motor device, that means 70% of the in 100% 70% of the motor devices, 25% of the heating and lighting equipments, and 5% are the electronic devices. Okay, these are the load characteristics. Now come to the overhead transmission lines versus underground transmission cables, ठीक है, अंडरग्राउंड केबल्स या अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस, ओके। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस, फर्स्ट वी नीड ऑब्जर्व व्हाट इज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस भी अगर आप यहाँ से श्रीनगर से कॉलेज की तरफ अगर आप लोग जाते होंगे तो यहाँ पे आपने साइड से, रोड के साइड में आपने डिफरेंट टाइप के टावर्स देखे होंगे और उस पर ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड, हमारे सर के ऊपर हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स, ठीक है। और अंडरग्राउंड केबल्स में द पावर इज ट्रांसफर थ्रू द फ्रॉम सोर्स टू द लोड विथ द हेल्प ऑफ द अंडरग्राउंड केबल्स, ठीक है। तो ज़मीन को खोद के, ठीक है, और उसमें वायर्स हम, केबल्स हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस या अंडरग्राउंड केबल्स, ओके। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस और अंडरग्राउंड केबल लाइंस में आपका दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें इंडक्टेंस इज मोर प्रीडोमिनेंट होता है, अगर आपका अंडरग्राउंड केबल्स है वहाँ पे कैपेसिटेंस ज़्यादा डोमिनेंट होता है, क्योंकि केबल्स होते हैं या अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं तो वो ज़मीन के अंदर एक ही पाइप के अंदर 3 फेज आपके इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसमें लीकेज होता है, दैट्स वाई कैपेसिटेंस इज प्रीडोमिनेंट इन अंडरग्राउंड केबल्स, ओके। तो इन अंडरग्राउंड केबल लाइंस द लार्ज चार्जिंग करंट फ्लो, दैट्स वाई high voltage cables limits the use of cable for long length transmission line, that's why we use long transmission line for the overhead transmission line, and the conductor in the overhead line is less expensive than the underground cable, ठीक है। द कंडक्टर का साइज और उसका कॉस्टिंग की बात करें तो ओवरहेड लाइन में जो कंडक्टर होते हैं उसकी कॉस्टिंग और एक्सपेंसेस की बात करें वो कम होता है एज कम्पेयर टू अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। नेक्स्ट है द इंसुलेशन, जो ओवरहेड लाइन में कंडक्टर यूज करते हैं ACSR कंडक्टर यूज करते हैं, इसको फुल फॉर्म होता है स्टील कोड रीइंफोर्स एल्युमिनियम, ओके। नेक्स्ट होता है इंसुलेशन कॉस्ट, ठीक है। इंसुलेशन कॉस्ट जो केबल में होता है वो सबसे ज़्यादा होता है दैन द ओवरहेड लाइंस, बिकॉज क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उसमें टावर के दोनों साइड में
डबल फेज से ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, ठीक है, यानी सिंगल लेयर नहीं डबल लेयर होते हैं, ठीक है, यानी फेज ए फेज बी फेज सी दोनों तरफ रहते हैं, ठीक है, और वो दूर दूर रहते हैं, ठीक है, इसलिए उसमें इंसुलेशन केवल एयर होता है, ठीक है, दोनों फेज के बीच में, दोनों साइड के बीच में केवल एयर आपका मीडियम होता है। लेकिन अगर हम अंडरग्राउंड केबल की बात करें, अंडरग्राउंड केबल में क्या होगा, एक मेन केबल लेंगे, उसके अंदर अगर आपको 3 फेज केबल है तो एक ही कोर के अंदर, ठीक है, यानी एक ही केबल के अंदर आप केबल को क्या कहते हैं सॉरी एक ही केबल के अंदर 3 फेज केबल को आप उसमें इन बिल्ड करके आप वन सोर्स इंड से लोड इन को हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहें कि अंडरग्राउंड केबल्स किस प्रकार होते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये अंडरग्राउंड केबल क्या है, फेज ए फेज बी फेज सी, ये आपका सिंगल केबल है, इसी में आपका फेज ए फेज बी फेज सी केबल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम मीडियम यूज करते हैं, ठीक है, टू डिक्रीज द चार्जिंग करंट, क्योंकि अगर चार्जिंग करंट ज़्यादा होगा, चार्जिंग तो लॉसेस ज़्यादा होंगे, तो आपका सेंडिंग इन वोल्टेज से लोड पे जो वोल्टेज आएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे लिक्विड यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, और मटेरियल यूज करते हैं, रबड़ यूज करते हैं, इंसुलेशन यूज करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे आपका 3 फेज केबल आपका कॉस्टलियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द इंसुलेशन कॉस्ट इज मोर इन केस ऑफ द केबल दैन द ओवरहेड लाइन्स, ठीक है। और आप मेटल शीट यूज करते हैं, ये मेटल शीट इज अप्लाइड ओवर द इंसुलेशन टू प्रिंट मॉइस्चर फ्रॉम द इंटरिंग द इंसुलेशन, क्योंकि ज़मीन के अंदर है तो ज़मीन के अंदर इंसुलेशन अच्छा रहना चाहिए, बिकॉज मॉइस्चर आपका ना हो, मॉइस्चर होगा तो उसके कारण लीकेज होगा तो लॉसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसीलिए हम मेटल शीट यूज करते हैं तो टू प्रिवेंट मॉइस्चर फ्रॉम इंटरिंग द इंसुलेशन। और दोनों फेज या तीनों फेज के बीच में ऑयल आर इनर्ट गैस या रबड़ और ये सब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं टू वायर्स। ओके, थैंक यू क्लास। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। सॉरी, मुझे लगा बैटरी डिस्चार्ज हो गया। तो यहाँ पे हम ऑयल और इनर्ट गैस यूज करेंगे, ठीक है। द इरेक्शन कॉस्ट ऑफ एन ओवरहेड लाइन इज मच लेस देन द अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। यहाँ पे इरेक्शन कॉस्ट क्या होता है, वो ओवरहेड लाइन में सबसे कम होता है, ओके। अंडरग्राउंड केबल्स कहाँ पे यूज कर सकते हैं, अंडरग्राउंड केबल्स आर गिव ग्रेटर सेफ्टी टू द पब्लिक, लेस इंटरफेरेंस विद द एमटीज एंड बेटर आउटलुक टू द सिटी, ठीक है। ऑन फॉर पावर स्टेशन सब स्टेशन कनेक्शन आर लिंक इन ओवरहेड लाइंस एंड फॉर सबमरीन क्रॉसिंग, वहाँ पे हम अंडरग्राउंड केबल का यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ केबल की बात करें तो केबल आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर वन टाइप ऑफ द केबल, this is your single cable in which phase A, phase B, phase C are inserted with the insulated medium, okay. This is your conductor, this is another part and the another type of the cable. This is your single wire armored. Armored means it saved from the mechanical injury. This is your for serving, and this is your sheath. Sheath means it protect the cable from the moistures and compounding the warmings. This is another type of the cable in which this is your single cable and phase A, phase B, phase C are cables, and these pipes, these 3 pipes, this is represented as a cross section pipe. This pipe represents, these 3 pipes represent to transfer the oil, ठीक है, to cool the medium of adjacent phases, okay. This is another type of structure. This is your single cable, phase A, phase B, phase C are here, and oil is inserted in the in this medium. This is another example.
phase A, phase B, phase C, and this is represent sheath. This is your conductor, and this is pipe to inserted inserted from a gas pressure. ठीक है, तो यहाँ पे जो गैस प्रेशर यूज करते हैं, इट इज़ यूज फॉर अप टू ग्रेटर देन 400 किलो वोल्ट लाइन के लिए, और अगर हम यहाँ पे लिक्विड यूज करते हैं तो दिस इज यूज लेस देन 400 किलो वोल्ट. ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द केबल. आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू क्लास.